सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू दी सुधांशु कुमार शो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज वेबिनार ऑन साइकोथेरेपी। जैसा कि हम हर दिन देखते आ रहे हैं, काफी सारे केसेस आ रहे हैं ऑफ सुसाइड्स। मैनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 को माना जा रहा है बहुत बड़ा एक रीजन जिसके कारण डिप्रेशन के केसेस बहुत तेजी से मार्केट में बढ़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसे हील कैसे किया जाए, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, व्हाट इज साइकोथेरेपी। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, हमारे साथ दो ऑनरेबल गेस्ट हैं जो कि हमें आज बताएंगे अबाउट हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन इन टू मीन्स। वन इज एजुकेशनल मीन्स एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअल मीन्स, बिकॉज दोनों हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम एक ऐसी फैकल्टी है, एक ऐसी महिला है जिन्होंने 20 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है। She has been a guest lecturer in NIT Patna, LN Mishra, ISM Ranchi, Institute of Chartered Accountants of India, Patna, and JD Women's College. Also, she is faculty in LN Mishra, Arcade Business College, and many places. She has been a role model for many youth, and of course, mine too. So, I would like to welcome Ma'am Kalpana Kishore. Hello, Sudhanshu. Hello, viewers. Welcome, ma'am. Thank you, Sudhanshu. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि मैं भी आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आपके साथ एक वेबिनार करने का मुझे मौका मिला और काफी सारे व्यूअर्स को ये बतान। यस मैम, मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे जगह पे गए हैं जहां से कि वो खुद अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं और मुझे एज ए गेस्ट बुला रहे हैं। तो एक टीचर के लिए इससे बड़ा प्राउड कुछ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ माँ बाप ही चाहते हैं और माँ बाप के बाद एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकले, उसके स्टूडेंट्स उससे आगे निकले। थैंक यू सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम बुलाएंगे अपने सेकंड गेस्ट को। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। इन्होंने अपने सीए प्रोफेशन की सीए करियर की शुरुआत 1987 में की थी। 33 इयर्स ऑफ लॉन्ग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर। साथ में इन्होंने शिव योग ऑर्गेनाइजेशन को, स्पिरिचुअल लाइन को ज्वाइन किया था 2005 में। And since 15 years he is part of Shiv Yoga, and from last 5 years he is state coordinator of Bihar and Jharkhand in Shiv Yoga. So I would like to welcome CA Shivanand Kumar sir. Welcome sir. नमस्ते शिवाय सर। वेलकम सर। नमस्ते शिवाय, ये सुधांशु जी, नमस्ते शिवाय कल्पना जी और सारे व्यूअर्स को नमस्ते शिवाय। ये अगेन ऑस्पिशियस मोमेंट रियली फॉर मी, बिकॉज दोनों मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स मेरे साथ हैं अभी इस वेबिनार पे। एंड आई लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स दैट सर इज माय प्रिंसिपल, my guru in chartered accountancy field, and as well as sir is my father. So the best thing here that he is everything for me. Okay. Now It's a very moving proud toward moment that is son is hosting the program and sir is guest, father is guest. It is very proud moment. मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि अपने बेटे के साथ ही मैं आज वो होस्ट कर रहा है प्रोग्राम और हम
आज स्पीकर हैं। तो यहाँ से आगे अब बढ़ते हैं अपने वेबिनार की ओर, जिसका टॉपिक है साइकोथेरेपी। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था, आजकल डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लोग साइकोलॉजिकली बीमार हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्योंकि जिस थीम पे आज हम वर्क कर रहे हैं, जिस थीम पे हमारा ये वेबिनार है, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं, तो मैम काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज एक्चुअली साइकोथेरेपी। एग्जैक्टली साइकोथेरेपी के पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लें कि एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन जैसा कि नॉर्मल हम लोगों का जो थिंकिंग है या नॉर्मल बिहेवियर है उससे थोड़ा अलग हटके, या लो मूड में रहना या मन नहीं लगना किसी काम में, इस तरह का चीज जो होता है वो डिप्रेशन के सेंस में। वैसे आगे डिटेल में हम लोग बताएंगे, बट साइकोथेरेपी में हम लोग ले आते हैं कि उसको मीन्स उनसे बात करो, आप जो भी पेशेंट्स हैं उनसे बात करो, उनके बात को समझो, उनको महसूस करो, एम्पैथिकली उनको समझने की कोशिश करो। ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं साइकोथेरेपी में, और ये डिफरेंट वे में हो सकता है। जैसे कि आप सिंगल भी किसी को बिठा के आप ट्रीट कर सकते हो, या फिर जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है, बहुत जगह हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े बहुत सारे होते हैं, तो उनको अगर ट्रीट करना है तो आप दोनों को बिठा के कर सकते हो, या ग्रुप में जैसे कि चाइल्ड लोगों में होता है, बच्चों में, या एक सम मीन्स एज ग्रुप में होता है, तो उनको ग्रुप में आप कर सकते हो साइकोथेरेपी। तो इस तरह से साइकोथेरेपी करते हम लोग, उससे बहुत फायदा होता है। इवन साइकोथेरेपी से नॉट इन की डिप्रेशन, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सभी मेडिसिन के साथ, सिर्फ ये नहीं, उसके साथ उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैम ये बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, क्योंकि साइकोथेरेपी आज के डेट में एक जड़ी बूटी की तरह वर्क कर रहा है। नॉट ऑलवेज द मेडिकेटेड मेडिसिन जो हमारे एलोपैथी में यूज होते हैं, उससे साथ साथ एक ह्यूमन वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है साथ में। बिल्कुल, मेडिसिन के बहुत सारे मतलब साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो पहले क्यों ना हम लोग उस चीज को ही दूर कर ले जिससे कि मेडिसिन नहीं लेना पड़े। बहुत सारा जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं और बच्चों को एक सिंपल एक टच भी देते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, या कोई डांटता है तो आके पास में चिपक जाते हैं, तो क्या होता है वो उनको एक फीलिंग आती है कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हो नहीं सकता, मुझे ये बचा लेंगे, या इस तरह का। तो जस्ट लाइक ऐसे ही साइकोथेरेपी है। बहुत डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, बट एक एक करके एक एक पॉइंट को उसको समझते जाएंगे। है तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट। सर मैं आपसे भी इस चीज को समझना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल टर्म्स में साइकोथेरेपी का क्या रोल है। वो मैम की तरह ही मैं भी यही कहूँगा कि पहले वो डिप्रेशन जिसके बारे में भी बात हो रही है, जहाँ साइकोथेरेपी की बात आती है, तो अध्यात्म में तो सबसे पहले यही होता है स्पिरिचुअल में कि पहले उसका रूट कॉज क्या है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये डिप्रेशन होता क्यों है। तो डिप्रेशन होने का हमारे तरफ से तो मेन कॉज होता है दो चार मुख्य चीज, जैसे मैं बताऊंगा कि एक चीज है कि कोई गलती हमसे हो गई, किसी तरह की कोई गलती हो गई और हमने उसको दिल से पकड़ लिया, उसको गिल्ट की फीलिंग इसको बोला जाता है। गिल्ट की फीलिंग हमने कर लिया, इसको कैसे अब दूर करेंगे, ये तो अब दूर नहीं हो सकता है, हम तो बहुत गलत काम कर दिए, कैसे ठीक होगा। या लोग अभी दुनिया में ही देखा जाता है, भौतिकवाद में लोग किसी भी चीज से इस तरह चिपक जाते हैं, इतना ये अटैचमेंट इसको बोला जाता है। हमारे अध्यात्म में एक डिटैचमेंट और एक अटैचमेंट। तो हम इस तरह से दुनिया की चीजों में अटैच हो जाते हैं कि हमारी छोटी से छोटी चीज कोई गुम हो गई, कोई चोरी हो गई, कोई चीज किसी भी तरह का हमारे जीवन में कोई लैप्सेज हो गया, कोई लॉस हो गया, तो हम इस तरह से उससे चिपके हुए हैं कि हमको लगता है कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब फिर अब क्या होने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। या जैसा मैम ने अभी कहा कि पति पत्नी में भी होता है
प्रेमी प्रेमिका, बहुत सारी बातें आती हैं कि अब कोई प्रेम में धोखा दे दिया, वो प्रेमी प्रेमिका की ही बात नहीं है, दोस्त साथी में भी होता है, प्रोफेशन में भी होता है। तो हमको लगता है कि सारी दुनिया बर्बाद है, सारा दुनिया ही खराब है, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इस दुनिया में हमारी जरूरत नहीं है, इस दुनिया में मैं रह कर क्या करूँगा, सारे लोग सारे दुश्मन है, कोई हमें प्रेम नहीं करता, सभी गलत लोग हैं। सिर्फ ये लोग कहता है ना कि कांटों का सेज है दुनिया, जबकि हमारे अध्यात्म में एकदम टोटली है गलत, कांटों की सेज है ये दुनिया लोग कहता है। तो बहुत सारी कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई शारीरिक कमी हमारे अंदर है, सुंदर नहीं है या गरीब हैं, कमजोर हैं, किसी तरह की हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है जिससे लोग चिढ़ाते हैं, कोई देखकर हमसे खुश नहीं होता है, हम पर कोई ताना कसता है, तो धीरे धीरे उस आदमी के अंदर ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अब तो हम बहुत खराब हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, अब इस दुनिया में हमारी कोई जरूरत नहीं, इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। या कोई डिजायर हमारी, कोई इच्छा थी हमारी, उसमें मैंने बार बार कोशिश किया, बार बार कोशिश करते हैं फेलियर हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं फिर फेलियर हो जाते हैं, अब लगता है कि अब तो हम फेलियर वाले ही हैं, कभी सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। तो ये सारे कॉज हैं डिप्रेशन के, और ये डिप्रेशन के सारे कॉजेज के बाद अब आता है बात वो थेरेपी की, तो यही डिप्रेशन का कॉज हमने बताया। सर आजकल का जो लाइफ भी है ना वो भी बहुत स्ट्रेसफुल है, तो अभी के लाइफ में हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाता, इसके कारण से भी होता है डिप्रेशन आदमी को। या बहुत लोगों को होता है जैसे कि क्या जितने हमारे केमिकल्स हैं जो कि ब्रेन से हम लोग को नर्वस सिस्टम का जो वो भी इनबैलेंस होता है तो भी हो जाता है हम लोग को डिप्रेशन। या फिर बहुत बार होता है कि हम लोगों को फेल्योर का डर या किसी चीज का कोई फियर आ गया तो भी हो गया, है ना सर? वो अपना लाइफ स्टाइल ही लोगों ने ऐसा बना लिया, लाइफ स्टाइल इस तरह का बना लिया है कि उसके कारण ये सारा प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल के चलते होता है। तो लाइफ स्टाइल में ही अपने सुधार कर रहे हैं, अपने जीवनचर्या में जिस जिस चीज की कमी है, मतलब पोस्ट नहीं फ्री होना चाहिए, पहले ही ध्यान दें कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है, ये मेन जरूरत है, ना कि डिप्रेशन हो जाए उसके बाद हम इलाज करें। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इससे मुझे एक बहुत अच्छा फ्रेज याद आ गया, एक कोटेशन जो कहा जाता है, वर्ड्स आर लाइक सीड्स इन योर माइंड। सामने वाले ने जो आपके बारे में कहा, जो आपके बारे में बताते हैं, वो एक तरह से बीज का काम करता है, जो कि आपके दिमाग में जाके, आपके शरीर में जाके वो फूटता है, और वैसे ही थिंकिंग जो सामने वाले ने आपके दिमाग में डाली, वैसा ही मैनिपुलेशन आपके दिमाग में भी ऑकर होता है। तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट, दूसरे के शब्दों से अपने आप को जज करना, सेलेक्टिव परसेप्शन की भावना होना, ये सब बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी, तो जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, मैंने वर्ड बाय वर्ड हर चीज को प्रैक्टिस किया था कि मैं ऐसे ही जाकर बोलूंगा। जाने के बाद डर लगा, उसके बाद जो मन किया बोल के आ गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि डर में तो कुछ भी बोल दिया, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आपने अच्छा नहीं बोला, बट मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक अच्छी चीज है कि कम से कम डर के ही कुछ बोल तो पाया, कितने तो बोल भी नहीं पाते। बिल्कुल। तो वो चीज आज मेरे लिए एक यूनिक चीज हो गई, क्योंकि मैं बिना प्रिपरेशन के भी किसी भी स्टेज पे स्पीच दे पाता हूँ, तो वो मेरे लिए एक बून हो गया, ना कि बेल। तो ये आपने सर बहुत अच्छी चीज बताई कि आखिर डिप्रेशन अकर होता क्यों है। इसमें सुजीत सिन्हा सर ने बिल्कुल एक पॉइंट रखा है, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो प्रॉब्लम। यस, हद से ज्यादा किसी चीज को सोचना। मैम, इस पे आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली सुजीत, ऐसा है सुजीत सिन्हा जी, सुजीत की ओवर थिंकिंग तो प्रॉब्लम होता ही है, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग हम लोग खुद नहीं करते। कोई पर्सन डिप्रेस्ड होने के लिए नहीं बना होता या खुद से डिप्रेस्ड नहीं होता है, ये उसका नेचर होता है, वो उसकी थिंकिंग होती है, वो उसी के अनुसार सोचता है। और बहुत सारे हमारे जो केमिकल, अगर वैसे बात करें, साइंस की बात करें, तो बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो हमको मजबूर करते हैं सोचने के लिए। तो
तो ये हमारे बस के बाहर की बात होती है, ठीक है। इसी के लिए सर का सहयोग लेंगे हम लोग, जो कि योगा बताएंगे और मेडिटेशन बताएंगे, जिससे कि हम लोग ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकें। तो मेरे से बेहतर सर बताएंगे कैसे ओवरकम करें सर ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग हमेशा खराब नहीं होता है। यस ओवर थिंकिंग निगेटिव साइड में ओवर थिंकिंग, जैसे गिल्ट की फीलिंग हुई, अब उस पर ज्यादा सोच रहे हैं, हमेशा रेगुलर उसी में डूबे हुए हैं, उसी को सोच रहे हैं, ये खराब है। अगर पॉजिटिव साइड हो, हालांकि ओवर तो कहीं भी कहा जाता है कि ओवर कोई भी चीज खराब है, लेकिन पॉजिटिव साइड अलग होता है, निगेटिव साइड है। निगेटिव साइड में थिंकिंग, जो कि हम डिप्रेशन का जो कॉज बताया हमने, उस जो निगेटिव थिंकिंग जो है उस साइड में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ज्यादा उसी पर थिंक करना, उसी में डूबना, उसके चलते डिप्रेशन। बिल्कुल सर, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना, दिल से लगा लेना और उसको सोच के ही अपने जीवन शैली को बदल देना, किसी एक पर्टिकुलर बात को, ये गलत है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल, अपने आप को आप निगेटिव साइड से अपने थिंकिंग को चेंज कीजिए, पॉजिटिव साइड में सोचिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम पॉजिटिव सोचें। जैसे कोई चीज खराब हो रहा है तो उसको पहले सोच रहे हैं कि ये ज्यादा खराब हो रहा है, हम अच्छा करने के। जैसे क्रिकेट का खेल है, अगर एक बार हार गए तो हार गए, तो अब उस हार पर एक थिंकिंग क्या है दुनिया में, ये है भौतिकवाद में ही देखा जाता है कि लोग बताते हैं कि पहले उसका वीडियो लाओ और देखो कि आखिर कहाँ गलती की, उस गलती को बार बार दोहराते हैं। और ये सही नहीं है। हमारे अध्यात्म के अनुसार तो उसको भूल करके और पॉजिटिव साइड में सोचो कि अब हमको जीतना है, उसके लिए हमको क्या करना है। ठीक है, एक बार देख लिया कि भाई गलती कहाँ की तो हो गई, अब बार बार उसी को देखो और गलती को जानने के बाद फिर उसको ठीक करो। हम गलती को जाने ही क्यों? ठीक होने के पहले बीमारी को बार बार रटे, तब उसके बाद दवा खाएं, ये उसका मान्य होता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख सकते हैं। यही तो बात बोल रहे हैं कि बिजी कहाँ रखे हैं। अगर ओवर थिंकिंग जो निगेटिव साइड में कर रहा है वहां भी तो बिजी है। वो बिजी का पार्ट बदलना होगा कि हम कहाँ बिजी हो। एग्जैक्टली। इस ओवर थिंकिंग का जो टॉपिक अभी सुजीत सर ने बताया, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें ओवर थिंकिंग में बहुत बड़ा योगदान है। थिंकिंग में बहुत बड़ा योगदान हमारी पब्लिक का भी है, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी का भी है। वो हमें फोर्स करते हैं ओवर थिंक करने पे। जैसे अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो आसपास का जो सोसाइटी है, जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो क्या सोचता है पब्लिक वो इंसान के बारे में जो बंदा डिप्रेस्ड है, या जो आदमी डिप्रेशन जैसी किसी चीज से गुजर रहा है, तो पब्लिक उसको किस तरह से ट्रीट करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे समझने की जरूरत है, और अगर गलत है तो उसे सही भी करने की जरूरत है। इस पे मैम आपके व्यूज चाहूंगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जैसा हम लोग को पता है कि स्पेशली इन इंडिया, फॉरेन कंट्री की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में मोर देन 43% पीपल जो है वो डिप्रेशन के शिकार हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की थिंकिंग क्या है कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनको समझने की बजाय वो लोग सोचते हैं कि ये मन से कुछ बदमाशी कर रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी है, वो उनको समझते नहीं है कि एग्जैक्टली इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उनको समझने की कोशिश करें, एम्पैथिकली उनको समझे, उनके ब्रेन को रीड करने की कोशिश करें कि उनके अंदर क्या हो रहा है। जब वो कभी अपना बात बोलने की कोशिश करते हैं तो सुनने की बजाय वो लोग और उनको ब्लेम करते हैं कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा, चलो जाओ बाहर निकलो, अपना काम करो, बिजी रहोगे। जैसा मैंने अभी बोला था कि बिजी रहोगे तो नहीं सोचोगे। तो इंडियन पीपल बहुत कम जानते हैं। दूसरी बात, जब साइकोथेरेपी की बात हो रही है उसके लिए भी एक तो है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारे यहाँ साइकोथेरेपी बहुत महंगा है और हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। कितने लोग जाके साइकोथेरेपी कराएंगे, क्योंकि 1 आवर का एटलीस्ट 1500 to 2000 2500 उन लोगों का लगता है। ठीक है, तो इतने चार्जेस देना भी पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन की कमी है, और ऐसा नहीं कि जो एजुकेटेड है वो लोग नहीं, गलत व्यू उनका नहीं है, उनका भी व्यू गलत है। हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को कोई जगह ही नहीं है इंडिया में। हमारे यहाँ सिर्फ फिजिकल इलनेस को समझा जाता है, जैसा मेरा मानना है।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयर करने की, एजुकेट करने की हमारे इंडियन सोसाइटी को, इंडियन लोगों को, कि नहीं भैया ये भी आपके बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके विषय में भी आप सोचिए, जानिए। अगर किसी को आप देखते हो साइकाट्रिस्ट के यहाँ अगर देख लेते हो तो कल से आप उसकी बुलिंग करनी शुरू कर दोगे कि अरे ये तो साइकाट्रिस्ट के पास गया था, जरूर कोई प्रॉब्लम होगा, या मीन्स कुछ इस तरह का इलनेस होगा। जिससे किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है उसके साथ आपकी सिंपैथी होती है, किसी को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको बहुत आप अजीब से निगाह से देखते हो, है ना। तो ये थोड़ा है। सर आप अपना व्यू बताएंगे ऐसा? ये मैम आपने अच्छा बताया कि जो दिखता है उसकी वैल्यू है, जो नहीं दिखता है उसकी वैल्यू नहीं है। जबकि तो ये बिल्कुल, हाँ, तो ये भी मैं, यस मैम, यस मैम, हमारा ब्रेन सब कुछ रेगुलेट करता है और उसी को हम लोग वैल्यू नहीं दे पाते हैं कि सामने वाले को क्या लग रहा है। अगर डिप्रेशन भी बहुत डिफरेंट काइंड का होता है। जब सर ने जैसा बोला था अभी कि डिप्रेशन से बचना है, उसके पहले का काम तो हम लोग कर लेंगे, योगा कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, हेल्दी खाना खा लेंगे, लेकिन वंस यू गेट डिप्रेस्ड उसके बाद क्या है, उसके बाद हम अपने बस में नहीं होते। फिर हमारे इर्द गिर्द वालों को चाहिए होगा कि वो हमारी रक्षा कैसे करे, वो हमको कैसे संभाले उस चीज को, ये सारा चीज उनको ध्यान रखना होगा, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। सर बताएंगे? मैम, यहाँ पर तो यही जरूरत है जो मैम ने कहा कि परिवार में भी और समाज में भी। तो समाज बाद में आता है, समाज से पहले परिवार है। तो परिवार में पहले हमको सोचना होगा, सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, वो लोग उसको एकदम उनके साथ रखें, अपने साथ रखें उसको। उसके साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं हो कि तुमको कोई डिप्रेशन है, कोई डिप्रेशन की बात ही नहीं होती है। एक जनरल आदमी के साथ जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं उस तरह से व्यवहार कीजिए। ऐसा व्यवहार नहीं कीजिए कोई बीमार है, कोई, जैसे कि जनरल लाइफ में जो मैंने कहा कि हमारा कल्चर ही जो है, रहन सहन जो आज खराब हो गया है, उस चीज को उसके बाद वाले में भी यही चीज लागू होता है। मैंने तो कहा कि जनरल लाइफ में भी ये सिस्टम शुरू करें कि दिन भर अपने अपने काम में जहाँ भी रहते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं तो शाम का जो खाना खाते हैं, टेबल पर एक साथ पूरा परिवार एक साथ खाना खाए, सारे लोग बात करते हैं, एक साथ बैठकर बातचीत करें। और हमारे अध्यात्म में संकीर्तन भी होता है। संकीर्तन बहुत तरह से हो सकता है, थोड़ा बहुत भी संकीर्तन हो सकता है। और ये जो सत्संग होता है तो हम बात आपस में कर सकते हैं, बात करते हैं। तो अभी मान लीजिए इस समय कोविड का समय है, तो हम बार बार सिर्फ कोविड की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, आप लगातार कोई आदमी आपके सामने, मैंने देखा है अपने सामने, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ। एक दोस्त आए सामने और लगातार कोविड के बारे में बताना शुरू किया। भैया ये जानते हैं फलाने जगह ऐसे, फलाने जगह ऐसा, फलाने जगह वैसा। ऐसा हुआ कि हमको सर दर्द करने लगा उस समय। चश्मा उतार कर रख दिया, एकदम आंख बंद करके बैठ गया। हमको लगा कि एकदम अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो और अभी क्या है, परोसा जा रहा है, वही टीवी खोलिए, रेगुलर सिर्फ कोविड। मैंने तो लोगों को बताना शुरू किया कि आप न्यूज नहीं देखिए, जब जरूरत हो कभी कभार न्यूज देखिए, न्यूज नहीं देखिए। अभी के बारे में भी यही है, बाद की भी थेरेपी यही है कि न्यूज नहीं देखें। जिसको आज भी डिप्रेशन डिस्टर्ब कर रहा है, न्यूज नहीं देखिए। हाँ, अच्छी चीजों को देखिए, और न्यूज जितना ही देखिएगा जितना ही वो चीज सामने से आएगा, क्योंकि डर से डिप्रेशन होता है। आज जो भी आत्महत्या या डर जो है, सिर्फ ये नहीं है कि हमारा बर्बाद हो रहा है, इतना डर हो जाता है, इतना ज्यादा डर हो जाता है। और आगे बात आएगी तो मैं बताऊंगा कि अध्यात्म में इसका क्या सेंस होता है। अगर बार बार उस बात को कहा जाए तो उसका कैसे अध्यात्म में उसका शरीर पर क्या असर होता है। बिल्कुल सर, ये जो बात आपने बोली वो पिछली बात से रिलेट हुआ, जो मैंने कहा था वर्ड्स आर लाइक सीड्स इन योर माइंड। तो जितना ज्यादा हम न्यूज में सुनते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, कम्युनिटी स्टेज में आ चुका है, स्टेज 3 में आ चुका है, अब किसी को भी हो सकता है, कोई भी मर सकता है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है दिमाग में, उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी तरफ आते हैं, जो जनरेट होते हैं, वो हमें मजबूर करते हैं ये सोचने पे कि कल को हमें भी होगा और कल को हम भी उससे प्रोन होंगे, हम भी कहीं ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं।
तो कितने लोगों को तो मैंने ये डर ऐसा कहीं ना कहते कहीं हुए बन सुना जाता है, है। कितने लोग तो ऐसा बोलते हैं कि सर कोई बचेगा थोड़े, हम लोगों को भी होगा, सबको तो होना ही है। हम बोले भैया ऐसा सोचते क्यों हो, तुम तो सोचो कि हमको नहीं होना है, नहीं बोलो। हमारे हमारे शिव योग में बोला जाता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमें नहीं होना है इसका मतलब होने के बाद नहीं होने की बात आती है। हमारे शिव योग में होने के बाद नहीं होने की बात आती है, इसलिए नहीं होना भी नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे। हम जो भी उपाय आज कोरोना के समय में कर रहे हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा, हमको होगा कि नहीं होगा, किसको होगा ये हम नहीं जानते। हम ठीक होने के लिए, सही रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या हम कर सकते हैं वो करिए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, योगा कीजिए और जो भी उसके लिए कर सकते हैं वो एक मैंने हवा नहीं हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम दोपहर। देखिए आज पेपर में आने लगा कि 3 बार लोग काढ़ा पी रहे हैं, उसके चलते प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो किसी भी चीज को एक लिमिट में और लिमिट में उस चीज को करिए और एकदम मैंने प्रसन्न चित्त रहिए परिवार के साथ। बस यही आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में वो कीजिए। ये आपने अच्छा बताया सर कि सोच से आदमी बीमारी कैसे पैदा करता है। मैंने बहुत टाइम पहले सर से ही ये सुना था एक कहानी कि कोई आचार्य थे, योगाचार्य, उनके पास कोई आदमी गया, उसके पेट में पथरी थी। तो स्वामी जी ने उसको ऐसे लेटाकर ही हाथ ऐसे ऊपर किया और ध्यान में बैठ के पत्थर को गायब कर दिया। तो सभी ने कहा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। तो उन्होंने कहा नालायक, कि चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार तो तुमने किया, बिना चीरे पत्थर अंदर डाल लिया। तो वही चीज है कि थिंकिंग से कुछ भी हो सकता है। और बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इस पे आज के डेट में अमेरिका और जर्मनी में काफी रिसर्चेस हो रहे हैं कि माइंड पावर कितना स्ट्रेंथफुल है और माइंड पावर से हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। और डिप्रेशन के जो केसेस हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है इस चीज पे कि जिस माइंड पावर से वी कैन इवन मूव ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, उस माइंड पावर को इतना कैसे तकलीफ होती है, कैसे वो इतना कमजोर होता है कि इंसान अपनी ही जान ले लेता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज तो हम समझते हैं कि डिप्रेशन इज जस्ट चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। एक तरह की लगातार एक सोच दिमाग में जो आती रहती है, उत्पन्न होती है, उसके कारण इंसान डिप्रेशन में जाता है। लेकिन क्या मेथड्स होगा जिससे हम पब्लिक को या अपने आसपास वालों को या फैमिली को, लोगों को ये बता सकें कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मानसिक तौर पे बीमार है। सर मैं इसके बारे में आपसे व्यू जानना चाहूंगा सर, प्लीज। विचार, ये आपने सही कहा कि सबसे मुख्य चीज है आपके विचार क्या है। जितनी भी बातें मैंने बताई डिप्रेशन के बारे में, वो सारी बातें मैंने यही बताई कि आपका विचार क्या है। जिस पर ज्यादा देर लगातार सोचते हैं, तो जिसके बारे में ज्यादा सोचिएगा वही सामने होगा। आपको जैसे बीमारी को ठीक करना है और बार बार, जैसे हमारे गुरुदेव के सामने कोई आया और उसने कहा कि हमको ब्लड प्रेशर, हमको ये शुगर है और बहुत ज़्यादा शुगर है, और उसके बाद बाबा ने कहा कि हम आपको हीलिंग दे रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि नहीं, पहले सुन लीजिए हमारी बात, हमारा जो ये शुगर है कब हुआ था, और उसके बाद देखिए इतना दिन के बाद कैसे हुआ। फिर उसके बाद अभी 14 साल की या 20 साल की जब से उनको शुगर थी, पूरी हिस्ट्री बताना उन्होंने शुरू किया। मैदान में बगल में हमारे पार्क है, हमारे घर के पास पार्क में लोग टहलने आते हैं, और वो लोग वहाँ टहलते समय सिर्फ यही बात करते हैं, अरे तुम्हारा शुगर कब हुआ था। मैंने तो शुगर का, अच्छा तुमने टेस्ट नहीं कराया, वहाँ पर टेस्ट हो रहा था, वहाँ पर मैंने ये कहा। तो हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। तो शब्द जो आप बोलते हैं, और आज तो साइंस में भी इस पर रिसर्च हो रहा है कि वेव में जो है, जो भी आप बोलते हैं वो सब स्टोर रहता है, और शब्द ब्रह्म जो होता है, तो आप जो भी बोलते हैं वो ब्रह्म है, मंत्र है। जो भी आप शब्द बोलते हैं वो मंत्र है। तो आप बार बार अगर बीमारी का नाम लेते हैं, बार बार आप शुगर शुगर बोलते हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम चाहते क्या हो। एक मंत्र है हमारे यहाँ, तुम चाहते क्या हो। तो जो तुम चाहते हो उसको भजो। तुमको स्वस्थ रहना है तो तुम स्वस्थ रहना है, इसको भजो कि हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हो फिर वो करो। अब तुम लाख कोशिश करो कि हम एकदम स्वस्थ रहें, लेकिन सुबह से शाम तक
भजते रहो, वो जो कि कोरोना सुबह शाम तक भजते रहो, और उसके बाद उसका इलाज करोगे तो श्योर है कि नहीं ठीक होगा, हो भी जाएगा। इसलिए रोग को मत भजो, स्वस्थ रहने को भजो। और ये भी कहा गया है कि ये भी नहीं कहो कि ये कोरोना ठीक हो जाए, स्वस्थ रहे हम, कोरोना ठीक हो जाए नहीं, इसलिए कि पहले कोरोना होगा तब ना ठीक होगा। तो हमारा ये है कि शब्द मंत्र है, और ये मंत्र का आप ध्यान रखें। मंत्र जो भी बोले, जो भी, इसीलिए कहा जाता है कि सही बात बोलो, अच्छी बात बोलो, हमेशा सोच कर बोलो। पहले सोचो उसके बाद बोलो, पहले बोले तब सोचे नहीं। तो ये मैम बोलेंगे और कुछ इसके बारे में? हाँ सर, बिल्कुल। ये तो स्पिरिचुअल हम लोगों का एस्पेक्ट हो गया सर, और ऐसे जनरल जैसे एस्पेक्ट है तो आप नहीं हो, कम हो, उसके लिए या रेमेडीज मॉर्निंग में हम लोग अपना वॉक कर सकते हैं, रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, या जो जैसे मुझे अगर पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करना शुरू कर दे, कुछ नया, कुछ अच्छा, ग्रुप में रहना, एक रूटीन फॉलो करना, अच्छे से सोना, दोस्तों के बीच रहना, अलोन नहीं रहना, ये सारे जो रेमेडीज है इसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो बहुत हद तक हम लोग बाहर आते हैं और नहीं होता डिप्रेशन। लेकिन जब वंस पेशेंट हो गया कोई, या वंस कोई डिप्रेस्ड हो गया, उसके बाद फिर हमारे इर्द गिर्द वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तो खुद की हो है ही, जाती है। लेकिन उसके बाद तो क्या होता है कि फिर आदमी अपने बस में बहुत ज्यादा नहीं रहता, तो हमारे फैमिली को, हमारे सोसाइटी को, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। और पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ये सारे रूटीन को मेंटेन करें, टाइमली एक रूटीन चेकअप करा ले। ऐसे भी हम लोग साइकोथेरेपी, कोई जरूरी नहीं कि जब डिप्रेस्ड होंगे तभी कराएंगे, हम लोग ऐसे भी मिल सकते हैं अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, या जो भी हमारे साइकार्टिस्ट है उनसे मिल सकते हैं कि किस तरह से लाइफ को लीव करें, कैसे रहे अच्छे से हम। लेकिन वो नहीं होता, हम लोग साइकार्टिस्ट के पास जाने के पहले हम लोग देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, किसी को पता तो नहीं चल रहा है। तो ये सारा चीज चेंज करेंगे, अगर ये व्यू जो है हम लोगों को वो चेंज करना होगा। किसी को पता तो नहीं चल रहा है, तो ये सबको चेंज करना होगा हम लोगों को, और रूटीन वे में, या जैसे पेंटिंग पसंद है पेंटिंग, जिसको एक्सरसाइज पसंद है एक्सरसाइज, जिसको मान लो कि कोई गेम पसंद है वो गेम करे, सॉन्ग सुने, योगा सर बता ही रहे कि योगा करे, तो ये सारी चीज से कर सकते हैं। तो बताया हम। ओके, जी सर। बिल्कुल, एक और जरूरी शिक्षा मिली हमें। बट इसके साथ साथ मैम ये भी जानना चाहूंगा कि अगर किसी को डिप्रेशन का इशू हो चुका है, जैसे अभी जो रिसेंट केस सुशांत सिंह राजपूत का आया, तो वहां पर काफी चीजें बताई गई कि कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था या बात नहीं हो पा रही थी। तो काफी सारी चीज हैं जो कि जेन्युइन है और साइंटिफिक भी है कि किसी डिप्रेस्ड आदमी से बात करनी चाहिए। ये तो ठीक है, बात करनी चाहिए, बट कैसे बात करनी चाहिए या उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, मेंटल एस्पेक्ट्स में उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्योंकि अगर रेशियो देखा जाए तो हर साल भारत में ही 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा तक के स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, और ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो पिछले 3 महीने में पूरे वर्ल्ड में, कोविड सिचुएशन में भी, पिछले 3 महीने में पूरी दुनिया में 4 लाख लोगों ने सुसाइड किया है, सिर्फ 3 महीने में। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा एक फिगर है, खासकर उसमें से 60% स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं जानना चाहूंगा कि किसी का बच्चा, किसी के बच्चे को अगर ऐसा इशू आ रहा है कि वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है, तो फैमिली को या लोगों को उनके साथ, उस बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? एग्जैक्टली सबसे पहले तो देखो, जैसे डिप्रेशन की बात आती है ना, अगर बच्चा अपना प्रॉब्लम भी आके हम लोगों को बताता है तो हम लोग उसको चाहते हैं कि उसको कवर अप करके रखें, किसी से बोले नहीं, किसी रिलेटिव से नहीं बोले, आसपास डिस्कस नहीं करे, पहला चीज। या बच्चे को भी हम लोग नहीं सुनते हैं। दूसरी बात, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, क्या होगा, बहुत होगा, फेल्योर होंगे, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। इवन आईसीआई में भी मैं बोलती हूँ कि मैक्सिमम क्या होगा, फेल होंगे, इससे ज्यादा आईसीआई कुछ नहीं कर सकता। तो ये जब थ्योरी को अपना लेते हैं कि मैक्सिमम ये हो सकता है, उसके बाद डिप्रेशन लेवल वैसे ही हमारा कम हो जाता है। तो बच्चों के साथ रहना है। दूसरा, जो हम पेरेंट्स लोग प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर कि आपको मोर देन 90% लाना है, 99% लाना है, आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो चीज
नहीं बता के हम लोग को बोलना कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। जैसे कि हम लोगों ने 3 इडियट्स देखा था, तो उसमें था ना एक सक्सेसफुल पर्सन बन, कोई डिग्री बहुत जो है उसको अगर हम बच्चों के ऊपर लेके आए कि नहीं आप चलो ठीक है आपको पास करिए, नहीं कि एकदम उनको फ्री छोड़ देना कि नहीं बेटा तुमको जो मन में आ रहा है वो करो, बट वो भी प्रेशर नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर डालते हैं हम लोग तो वो लोग फिर उसको अचीव नहीं करने के डर से उनके मन में एक फियर बैठा रहता है कि अगर नहीं हो पाया तो फिर घर में डांट सुनेंगे, समाज में कैसे मीन्स अपने आप को दिखाएंगे या दोस्तों के बीच कैसे जाएंगे, तो ये जो फियर है उसको निकालेंगे। क्या होगा, रिसेंटली जैसे अभी 10th का रिजल्ट आया, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया और सुसाइड किया उनके। अच्छा 10th के बच्चों को क्या फियर हो सकती है, मैक्सिमम वही एजुकेशनल फियर, दूसरा कोई फियर नहीं हो सकता। तो ये चीज निकालिए कि नहीं बच्चा टॉप करे या नहीं। अभी तो हम लोग इसमें मेन दोषी हम ही लोग हैं, गार्जियंस जो है, पेरेंट्स जो है वो ज्यादा दोषी हैं, जिनका की एक्सपेक्टेशन बच्चों से है कि मोर देन 90% आना चाहिए, 95% आना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों आना चाहिए, उसको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहिए। वो सक्सेस किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इस चीज पे अगर हम लोग ध्यान दें और उनको ये बिलीव हो कि कोई मेरे साथ है, जैसे वो कुछ नुकसान हम लोग को नहीं पहुंचा सकता है, वो मेरे साथ है, वो मुझे बहुत मानता है, बहुत लवेबल है, इस तरह का कुछ अगर उनको एहसास हो तो निश्चित रूप से वो ये सब काम नहीं करेंगे। बिल्कुल मैम, ये तो एक बात हुई। इसके साथ साथ एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एक साथ में इशू होता है थोड़ा, इमेज इशू, ईगो इशू, ये हर चीज उन्हें देखना होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। या जो जॉब सीकर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे जो लोग हैं उनके साथ अगर वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं कि उनका जॉब नहीं हो पा रहा, जॉब सीकर्स का, या उनके साथ अगर ये इश्यूज है, तो वहां पर कैसे उनके साथ हमें डील करना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, हम लोग तो डील कर सकते हैं लेकिन उनको खुद भी डील करना पड़ेगा। उनको जैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि चलो सिर्फ जैसे मैक्सिमम टाइम जब आईएएस यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी जो बच्चे करते हैं या आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, उनको उनको लगता है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो उनको बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे रास्ते बन गए हैं, बहुत सारा प्रोफेशन है जिसके विषय में हम लोग बता सकते हैं कि आप आगे ये भी कर सकते हो। या जो बहुत सारे लोग थे जो 10th 12th या और भी जगह पे जिनका बहुत सिंपल सिंपल मार्क्स आया, बहुत सिर्फ पास, अभी जैसे किसी आईएएस ने भेजा था शायद फेसबुक पे ही, बहुत सिंपली वो उसने 2 नंबर से पास किया था किसी सब्जेक्ट में और वो बाद में बहुत सक्सेसफुल आईएएस हो रहा है। तो इस तरह की जो स्टोरीज है, इस तरह के सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी उसको बताएं उन लोगों को, तो शायद उनके ऊपर इफेक्ट पड़े। उसमें हम लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी ये सारी चीज को पढ़ना होगा, करना होगा, देखना होगा। उन लोगों को फिर सर वाले शिव योगा में जाना होगा, योगा, क्योंकि वो मैच्योर्ड है, वो अपना समझ सकते हैं। तो इस तरह का डिप्रेशन क्यों हावी होना, इस तरह का अपने ऊपर किसी चीज को क्यों हावी होने देना। सर आप बिल्कुल बताएंगे। मैम। सर सर एक और इसमें मैं एडिशन सर आपसे करना चाहूंगा हाँ कि परिवार का एक रोल, क्योंकि गार्जियंस अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों को ये बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। वो बच्चों को ये बताते हैं बेटा मैंने इस एज में इतना कर लिया, मैंने उस एज में इतना कर लिया। वो कभी ये नहीं बताते कि बेटा मैं भी फेल हुआ था, या मेरे साथ भी कभी ऐसी घटना हुई थी कि मुझे भी परेशानी हुई थी। तो उन्हें क्या लगता है कि मेरे जो गार्जियन है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो उन्हें कभी परेशानी ही नहीं हुई, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया उनके लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही प्लीजेंटली, बहुत ही स्मूथली अपनी कैरी कर ली, और उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। वो भी एक रीजन होता है, बच्चों के दिमाग में इस तरह का सोच आता है कि वो डिप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पेरेंट्स या गार्जियन का क्या रोल होता है इसमें सर? गार्जियन तो फैमिली में जो कहा गया कि सबके साथ, वो बच्चों के साथ भी दोस्त की तरह रहे। सब लोग एक साथ जब रहेंगे और अपनी सिर्फ, जैसे होता है ना कि पापा ने खूब डिंग हाँका, मम्मी उधर से आकर बोले कि सब ज्यादा बोल रहे हो, हमको मालूम है कब फिर, ऐसा हमने सुना है वो जो चुटकुले में। तो हमारा कहना है कि जैसा मैम ने भी कहा, और ये है कि अपने जो दोनों बात की, दोस्त की तरह बात कीजिए। कहाँ कहीं फेलियर हुआ, कहीं सक्सेस हुआ,
मतलब जब मैंने कहा कि सब एक साथ बैठकर बात करें, हमारे सीईओ में बोला जाता है कि शाम का समय शांति कर्म है। शांति कर्म का मतलब दिन भर जो जो अपने अपने कर्म में गया, स्टूडेंट गया अपना पढ़ने, मदर अपना घर में काम कर रही है, पिता अपना नौकरी करने गए, जहाँ जहाँ गए, शाम में जब सभी एक साथ जुटते हैं तो सभी साथ में वो शांति कर्म का मतलब दिन में जो भी हुआ, शाम में आपस में जो कुछ डिस्कस करते हैं अपने लाइफ का सक्सेस या फेलियर जो भी है, और जो आपस में कुछ बात करते हैं, साथ में खाना, सबका साथ में खाना खाना बहुत जरूरी है। डाइनिंग टेबल इसीलिए बना है, तो डाइनिंग टेबल में एक साथ बैठकर खाना खाएं, बातचीत भी आपस में सभी लोग करें। और उसमें क्या होगा कि किसी के मन में अगर बॉस के फादर गए नौकरी करने, बॉस ने बहुत झाड़ा उनको, और घर में गुस्से में आए और बच्चों को कुछ, जो भी बच्चा सामने पड़ा या मैडम पड़ी, उनको पूरा झाड़ लगा रहे हैं या मुंह फुलाकर रूम में जाकर बंद हो गए, जाए तो बॉस ने बहुत डांटा है। तो जब एक साथ बैठेंगे तो जो अपनी कमी जो होगी, अपनी जो जो भी दिक्कत आया होगा, जो भी अच्छा हुआ उसको भी बताइए। हमारे पिताजी जब कहीं से इवन कहीं पार्टी में जाते थे, जैसे एक हम लोग कहते हैं हंसने का बहाना कीजिए, साथ में बैठिए, वहाँ हंसिए, हंसिए, बोलिए, विचार विमर्श आपस में कीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। और जब सब लोग अपने 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 अलग अलग, आजकल सबसे ज्यादा दोष ये हो रहा है कि लोग, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास जितना ही संभव है, तो परिवार के हर लोगों के लिए रूम अलग अलग बन गए। रूम तो छोड़िए, टीवी भी अलग अलग हो गया, मोबाइल तो है, तो मोबाइल भी अलग हो गया, लैपटॉप भी अलग हो गया, टीवी भी अलग हो गया, रूम भी अलग हो गया, तो सभी अपने अपने रूम में चले गए। तो सभी एक साथ जब होंगे नहीं तो आपस में विचार विमर्श कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे? वही तो सत्संग है, पहला सत्संग तो वही है। बैठकर संत महात्मा के साथ बैठ जाएंगे, रामायण गीता पढ़ेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे, वही सत्संग नहीं है। हम लोग धर्म को ज्यादा खराब कर दिए हैं इसको, ये सब सोच करके कि स्टूडेंट्स के दिमाग में यही है कि उधर जाएगा तो वो ये सब रामायण का कथा सुनने जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक लड़की, उस लड़की ने हमको फोन किया कि सर हम दुर्गा सरस्वती की बीज मंत्र की हम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो हमने उसको बताया कैसे लेना है। उसने नहीं नहीं, मम्मी को पता नहीं होना चाहिए, मम्मी पापा को पता नहीं होना चाहिए सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कैसे? तो बोले मम्मी क्यों पूजा नहीं करती हैं, मम्मी कोई कुछ भी नहीं करती हैं, मंदिर जाती ही नहीं है पूजा रूम में? तो बोले नहीं नहीं, मम्मी तो पूजा करती है, वो दुर्गा सरस्वती का भी पाठ करती है, सब करती है, लेकिन हमको बोलती हैं कि तुम अगर इधर आ जाओगी तो कहीं भाग जाओगी, उस साइड में चली जाओगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना डर है हमको कि इस साइड से, इसका मतलब आप अध्यात्म से ही उसको हटा दे रहे हैं किनारे, योगा से हटा दे रहे हैं। योगा अगर करेगा तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। योगा के क्या मतलब होता है? योग का मतलब जोड़, हम ऊपर वाले के साथ जुड़े। कोई कहता है वो अगर जुड़ेंगे तो कहीं खराब हो जाएगा ये, और यही तो मेन दिक्कत है। हम अटैचमेंट, हमारा जो है किसी भी चीज से अटैचमेंट, जो इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या, ये सारी बातें आती है। हम इस दुनिया में हैं, सुबह का जो काम है वो देव कर्म है। देव कर्म का मतलब सुबह में मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और दिन में अपना सकाम कर्म जो है, अपना जो भी काम करते हैं वो काम कीजिए। सुबह में जो काम करते हैं उससे बैटरी चार्ज होती है आपकी, क्योंकि आप योगा करते हैं। शारीरिक रूप से योगा भी कई तरह का है, शारीरिक योगा करते हैं, उसके बाद आप दूसरा योगा क्या हुआ, प्राण को आप ये करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म क्रिया करते हैं। तो जब कुछ लोग जिम जाना ही कहते हैं यही योग हो गया, जिम जा रहे हैं, तो जिम जा रहे हैं तो आप फिजिकल तो बहुत कर लिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे 5 शरीर है, तो बाकी के 4 शरीरों का हमने कोई भोजन नहीं दिया। हमने जो प्राणायाम करते हैं उससे उन 5 शरीरों, 4 शरीरों को भोजन मिलता है, और सूक्ष्म शरीर जो है ज्यादा ताकतवर होता है। आप बताइए, वायरस दिखता है आपको? बड़ा हाथी से भी ज्यादा, एक हाथी अगर 10 हाथी पटना में बाहर आ जाए, बिगड़ैल हाथी, तो भी उतना डर नहीं होगा जितना कि वायरस आने से हो गया है। तो सूक्ष्म जो भी चीज होता है, जितना सूक्ष्म में ज्यादा ताकत, आप उसको भी खाना मिलना चाहिए। तो वो आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए,
और दिन में सकाम कर्म कीजिए, शाम में रात में शांति कर्म कीजिए। और एक चीज हो गया अटैचमेंट, जब ऊपर वाले से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी एक शक्ति तो है, सब कोई भगवान नहीं मानिएगा तभी कोई शक्ति है जो सोए हुए में, जब हम सो जाते हैं पूरी नींद में चले जाते हैं, पता भी नहीं लगा, नींद खुलता है सुबह में तो हम कहते हैं कि साहब हमको तो आज पता ही नहीं लगा कब उठे, लेकिन उस समय आपका सांस कौन चला रहा था? आप तो सो गए थे, घोड़ा बेच कर सो गए, सुबह में उठे तो आपका जो श्वास चल रहा था वो कैसे चल रहा था, धड़कन कैसे चल रहा था रात में? कोई तो शक्ति होगा, ये तो मानना होगा। आप कोई भगवान को नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं साहब हम वो भगवान को नहीं मानते हैं, फिर भी आप एक कोई शक्ति है उससे जुड़िए। और कमल का जो फूल होता है पानी में, उस तरह से आप डिटैचमेंट सीखिए। पैसा कमा रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए, हम पैसे के लिए नहीं जी रहे हैं, पैसा हमारे लिए है, हमारी आवश्यकता के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं, अपना एक वो भी गोल है कि हमें कुछ करना है, ये काम प्राप्त करना है, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही उसी के लिए बन गए, अगर नहीं पास हो जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे आजकल ज्यादा क्या करते हैं, तुलना करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है, वो लड़का का हमारे साथ एक हुआ है, हमारे रिलेशन में ऐसा घटना कि उस लड़के को इतना नंबर आया, मेरा नंबर इतना आ गया। हमको उसे जाकर हम लोगों को काउंसलिंग करना पड़ा कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि बगल वाले दोस्त का रो रहा है कि उसको इतना आया है। तो दूसरे से तुलना करने से तो हमेशा प्रॉब्लम होगा। गरीब है तो भी तुलना करते हैं दूसरे से, उसका इतना है तो धनी से धनी आदमी गरीब है, जो अपने से ज्यादा वाले से जब तुलना करेगा तो गरीब हो गया। तो स्टूडेंट्स जो हैं, इनमें ये एक चीज होनी चाहिए कि तुलना नहीं करे दूसरे से, और जब भी कोई लक्ष्य अपना बनाता है तो लक्ष्य बना करके उस पर सही मेहनत अगर करेगा, तो जहां पर उतने करोड़ों स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो सभी एक बराबर तो नहीं हो जाएंगे, सभी फर्स्ट भी नहीं होंगे। तो हमको अपनी कोशिश करनी है, और कोशिश हमेशा कामयाब होता है, एक बार नहीं दूसरी बार होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्यों कोशिश का एक चीज बताना चाहूंगा, कोशिश क्यों नहीं कामयाब होती है। फेलियर एक बार जब होता है कोई, तो बार बार फेलियर होता है, दूसरी बार तीसरी बार जब दे रहा है फेलियर हो जाता है। तो उसके लिए यही सोचावट जो होता है, हम सोचते जो है, इसी के चलते बार बार फेलियर होता है। एक पाथवे क्रिएट हो जाता है, जो एक बार फेलियर हुआ उसी के बारे में सोचता है, तो वो आप ये मैम बताएंगे, एक पाथवे क्रिएट हो जाता है फेलियर का पाथवे। और वो जब पास वाली चीज आते हुए हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आ रहा है उधर से, पास हो गए हम, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके ऑरा में जो है, उसका ऑरा मंडल जो हर आदमी का होता है, उसके अंदर जैसे ही आता है वो फेलियर में बदल जाता है, क्योंकि हम बार बार फेलियर को ही रट रहे हैं और फेलियर को ही अपना लाइफ बना लिए, वो एक पाथवे बना गया, इसीलिए पास होते होते ही फेल हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सुधांशु ये भी लग रहा है कि जो आज फैमिली का कि सबके रूम में अलग अलग टीवी, अलग अलग मोबाइल और अलग अलग सब कुछ, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। और उतना ही नहीं, जैसे कि माँ बाप और बच्चे, बस इतनी ही बड़ी फैमिली रह गई है, बाकी फैमिली है नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले कुछ होता था तो हम लोग अपने दादी नानी या फिर जो भी मौसी बुआ सबसे डिस्कस कर लेते थे, और अभी हमारे पास बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग मम्मी पापा को नहीं बोल पाते, लेकिन वो लोग साथ में रहते तो हम लोग डिस्कस कर लेते, और अभी वो अवेलेबल नहीं होते हमारे पास। तो बहुत बड़ा रीजन है, सर ने बहुत सही कहा कि ये जो अभी का जो हो गया हम लोग का वर्चुअल लाइफ जीने वाली आदत, वो बहुत बड़ा रीजन है इसका। एक आत्महत्या के बारे में एक सुधांशु ने कहा, तो आत्महत्या के बारे में हम स्पिरिचुअल एक चीज बताना चाहेंगे जी सर। कि मनुष्य को जिस दिन ये जान जाए, ये आप जानते हैं कि जैसे पिक्चर में भी दिखाया, हमने देखा कि दौड़ता हुआ एक आदमी जा रहा है और उधर से ट्रक आया और उसको रौंदता हुआ चला गया, तो दिखा रहा है कि वो आदमी भागा ही जा रहा है, अभी वो अपने आप को देख रहा है कि हम भागे ही जा रहे हैं, सूची में शरीर वहीं गिर गया लेकिन वो भागा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मरने के समय जो भी सोचता है, सोच अपनी सही होनी चाहिए। एक कहानी हमने सुना था कि एक बुजुर्ग आदमी डेथ करने लगा
तो उस आदमी को बोला गया कि भाई भगवान का नाम ले लो, तो भगवान का नाम जिंदगी में कभी नहीं लिया था, उस समय कैसे ले? फिर बोला गया कि अरे ये किसी इसके परिवार में किसी को खोजो, उसका नाम बोलो। जब वो नाम बताया गया कि देखो तो ये कौन है, तो वो लंबा सा रिलेशन गिनने का, मरते समय भी उतना लंबा रिलेशन गिना कि इसके बाद ये और वो उसका फलाने का फलाना है वो, मतलब नाम लेकिन उसके मुंह से नहीं निकला। कैसे निकलेगा? आप बार बार जिस चीज को, मंत्र महेश्वरम जो मैंने बोला कि बार बार जिस चीज को बोलते हैं वही नाम आएगा ना। आजकल बच्चों का नाम पिंटू, बबली, टबली, नक्की, वो नाम रखते हैं। अब नाम भी ऐसा रखते हैं कि मरने के समय निक्की, अरे निक्की निक्की, बबली बबली पुकारेंगे। भगवान का नाम तो ले ही नहीं सकते हैं, मरने समय भी गुरु का नाम भी नहीं ले सकते हैं, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो हमको क्या सर सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। नेटवर्क इशू। हमको एक बहुत जरूरी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज एक बतानी थी कि जब आदमी मरते समय जिस कॉन्शियसनेस में रहता है, जो सोचता है, वही उसके आगे का करियर होता है। जैसे जिस दुख में, जिस तकलीफ में, जिस प्रताड़ना में वो गुस्सा होकर के जिस ये में डूब कर वो प्राण दे देता है, तो वो जो भी उस समय जो उसकी तकलीफ होती है, सूक्ष्म शरीर को 1000 टाइम्स, हजारों गुना ज्यादा वो तकलीफ उस शरीर को लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह से जो डेथ होता है उसमें उसके दिल में ये होता है दूसरे से इंतकाम लेने का, क्योंकि वो तकलीफ जो एक गुना आज जो तकलीफ है, ये सारे लोगों को जो भी, ये आत्महत्या के बारे में मैं ये एक स्पिरिचुअल जो पॉइंट में बताना चाहूंगा, इसको आप अपने तरह से ही देखेंगे क्या मैंने, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सब वैज्ञानिक है, तो आप भी इसको बता सकती हैं कि मरने समय जिस तरह के आप स्टेटस में रहते हैं, जिस तरह की आपकी सोच रहती है, जो भी सोचते हुए जिस भावावेश में आप वो आत्महत्या करते हैं, वो चीज आपको सूक्ष्म शरीर में मरने के बाद वो तकलीफ हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तड़प और ज्यादा तड़प हो जाता है, और लोग समझते हैं कि अब तो हम छूट गए, प्राण दे दिए, आत्महत्या कर लिया, हम इससे बच गए। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ये सबको जानना ये जरूरी है ये चीज कि मरने के बाद आप बच नहीं गए, जिस तकलीफ से आप मरे हैं वो तकलीफ हजारों गुना ज्यादा आपको और झेलना है। साथ ही जो आपका ये भोग था, जो आपका कर्म था, जो आपके जीवन में आया था, ये भी खत्म नहीं हुआ है, फिर आपको जन्म लेना होगा, फिर इसको आपको भुगतना ही है, ये भी भुगतना है, ये भी जाएगा नहीं, और ये हजारों गुना जो तकलीफ आप झेलेंगे वो भी आपको झेलना है। तो ये तो आत्महत्या करते समय पहले सोच लें कि जितना ताकत, सोचिए कि अपने शरीर को मारने के पहले कितना हिम्मत जुटाते होंगे आत्महत्या करने के लिए। उससे बड़ा हिम्मत ये जानना जरूरी है लोगों को कि भाई ये तो मरने के बाद इतना बड़ा हजारों गुना ज्यादा हमको तकलीफ मिलने वाला है, तो इसको ध्यान में रखें कि आत्महत्या करने का नहीं सोचे, और अपने शरीर से प्यार करें। लोग अपने आप शरीर से प्यार ही नहीं करते हैं। अपने से जब प्यार करेंगे, अपने से जब प्यार नहीं करेंगे तभी तो अपने आप को मारना चाहेंगे। दूसरे से जितना ये करते हैं प्यार, मतलब ये नहीं कि आईना के सामने खड़ा होकर कितने तरह का क्रीम लगाया हमने। प्यार का मतलब कि हमारे शरीर को जो चाहिए, ये मेरा शरीर है, हम अपने शरीर को किस तरह से सही रख सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर जो है यही मंदिर है। मंदिर वहां शिव जी का मंदिर में गए, वहां जल ढाल के, वो मंदिर नहीं है, वो बाद का मंदिर है। पहला मंदिर आपका शरीर है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप सोचिए, लोग कहते हैं हम बहुत बिजी आजकल का लाइफ हो गया, इतना बिजी लाइफ हो गया है, ये भी डिप्रेशन का कारण है। लेकिन आपको उसी समय आप बीमार हो गए, मियादी बुखार हो गया, 21 दिन 11 दिन घर में रहना पड़ा, आपको समय मिल गया, उस समय तो समय मिल गया। जबकि आप कहते हैं योगा करने का समय कहाँ है, उस समय मोबाइल लिए रहते हैं, योगा करने का भी समय नहीं है, प्राणायाम करने का समय नहीं है, बातचीत करने का भी समय नहीं है, भाई एकदम बिजी है, बहुत व्यस्तता है।
जैसे ही बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाकर 10 दिन 15 दिन रहते हैं, उस समय सब ठीक हो गया। तो समय तो मिलेगा, लेकिन ऐसा कोशिश मत कीजिए कि एकदम पूरे समय मिल जाए। पूरे समय मिलने का मतलब मृत्यु हो गया। तो आप समय को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि कुछ समय इसके लिए भी दीजिए कि ये आपका शरीर आपका बहुत सेवा करता है, आपका शरीर बहुत सेवा करता है आपका, और आपसे बहुत प्यार भी करता है। आप इसको बहुत गूढ़ में जब जाइएगा अध्यात्म में, तो ये शरीर आपका बहुत प्यार करता है, सारे अंग आपका बहुत प्यार करते हैं आपको। और जितना भी ये रोग दुख होता है हर ऑर्गन्स में, इसको कहा जाता है हमारे यहाँ कि किस तरह का आप दुख जब आप पर आता है, किसी भी तरह का, आप ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो तुरंत कोई ना कोई ऑर्गन कहता है अरे हमारे मालिक इतना ज्यादा परेशानी में, इतना दुख में, इस दुख को हम ले लेते हैं। और वो कोई ऑर्गन उस दुख को ले लेता है और बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि हमारा ये ऑर्गन खराब हो गया, बीमार हो गया, चलो डॉक्टर क्या। ये इसका भी जिम्मेवार हम हैं, हम ही जिम्मेवार हैं उसके लिए। तो हमको बिल्कुल ये अपने शरीर से, अपने आप से प्रेम बहुत जरूरी है, तभी आत्महत्या और ये डिप्रेशन ये बातें नहीं आएंगी। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। खासकर जो पैरानॉर्मल के बारे में आपने बताया, इस पे जो स्टडीज भी हो रही है, एस्ट्रल साइंस एंड पैरानॉर्मल साइंस, इस पे मैं कल्पना मैम से भी कुछ जानना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, जबकि सर ने जो चीज़ें बताई, मैं तो अभी तक यही सोचती थी कि जो बंदा आत्महत्या करता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि चलो उसको मुक्ति मिल गई अपने लाइफ के टेंशन से। लेकिन अभी जब पता चला कि नहीं, वो मरने के बाद और 1000 गुना बढ़ने वाला है, तब लग रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उस बंदे को ये चीज़ समझा दिया जाए कि आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, आपका प्रॉब्लम और 1000 गुना बढ़ रहा है, तो वो कभी भी वो काम नहीं करेगा, इसी को झेलने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत बड़ा, ये मुझे भी नॉलेज नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज है। और ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताई, क्योंकि मैं जब भी कोई आत्महत्या एक तरह से करता था, तो मैं उसका फेवर करती थी और उसके फैमिली को ये करती थी कि वो बहुत तकलीफ में रहा होगा कितने, क्योंकि अपना शरीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको छोड़ना, या जीवन जो होता है उससे हम लोग को बहुत प्यार होता है। एक कुत्ता भी या कुछ भी, इवन लाइट चलती है, कोई एक ताली ही बजाता तो हम लोग की पलकें झपक जाती है, इतना हम लोग को जीव से, अपने जीवन से मोह होता है। किस कंडीशन में वो आत्महत्या करता है, लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि ये करने के बाद बहुत मुश्किल है और ये बढ़ने वाली है, तो फिर आत्महत्या तो होगा ही नहीं। बहुत रेशियो सर, इसकी जरूरत होगी कि आप बहुत जगह पे इस चीज को बताएं और एक अलग से सेशन ले इसका, कि नहीं होना चाहिए इस तरह का, और एक करने के बाद क्या क्या हो सकता है। सुधांशु। बिल्कुल मैम, मैं इससे एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि दान बहुत जरूरी है, दान करना चाहिए, और जो दान दिया जाता है उस दान को छीन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको फिर खराब नहीं करना चाहिए या वापस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो माँ को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, माँ को भगवान का स्थान दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो अंग दान, मतलब शरीर का दान करती है, एक बच्चा लेके आती है, तो उसी के शरीर से एक शरीर निकलता है। तो जिस प्रकार से अन्न दान होता है या फिर पैसे का दान होता है, उसी प्रकार से एक बच्चा आया, और जब वो बच्चा बड़ा होता है या किस रीजन से, किसी कारण से उसे तकलीफ होती है, और जो शरीर उसको दान में मिला है किसी से, उसने खुद से तो नहीं लिया, किसी ने उसको दान दिया है, माँ बाप ने मिलके दिया है, और वो चीज वो खुद से खत्म कर देता है, तो वो उस दान का भी अपमान करता है। ये एक जगह मैंने पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी मानसिक अवस्था वैसी होती ही नहीं है कि वो उतने दूर तक वो सोच पाए कि मैं अपने शरीर को खत्म कर रहा हूँ तो किसी दान को कर, क्योंकि वो डिप्रेस्ड होता है, वो प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो सर का एक लाइन था कि वो मरने के बाद और 1000 गुना बढ़ने वाला है, अगर इस चीज को बैठाया जाए तो शायद वो कभी कोई आत्महत्या नहीं करेगा। एटलीस्ट मतलब जो लोग अभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और इवन मैं भी, जो कि हमेशा बोलती थी कि नहीं उसको बहुत कष्ट रहा होगा या बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि जीवन हम लोग देना नहीं चाहते, इवन मरते टाइम भी नहीं सोचते कि हम लोग जाएं,
वो भी कितना मुश्किल होता होगा जब वो अपने लाइफ को खत्म करता होगा। तो अभी अगर उनके दिमाग में इस चीज को बिठाया जाए तो शायद कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुधांशु की बातें बहुत सही है, लेकिन उतने सोचने के काबिल हम लोग उस टाइम नहीं रहते। लेकिन बिल्कुल सर ने जो बात कहा वो सोच, अगर उसको सोच ले समझ ले तो फिर कभी नहीं होगा, इस तरह के केसेस नहीं होंगे। बिल्कुल मैम। इसके अलावा एक और चीज नोट करना चाहूंगा, सर ने योग के बारे में बताया, जो श्वास क्रिया होती है, ब्रीदिंग। तो ये महर्षि पतंजलि ने 5000 बिफोर क्राइस्ट 5000 बीसी में इस चीज को काफी लोगों को बताया था, इसको लोगों को जागरूक किया था इसके बारे में, कि जो ब्रीदिंग होती है, सांस लेने से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे अध्यात्म में आज्ञा चक्र बोलते हैं और साइंस में हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, दैट इज ओनली 3 to 4% एक्टिवेटेड इन योर बॉडी। तो वो चीज जो है वो ब्रीदिंग से, नॉस्ट्रल से वो क्लियर होती है। तो प्राणायाम अगर अध्यात्म में देखा जाए कि वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है या प्राण शरीर को कुछ देता है, तो साइंटिफिक रीजंस भी है कि वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशंस को सही करता है, जिससे आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ के 100% एबिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैम आपसे, कि अभी तो कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 ने एक अलग तरह के डिप्रेशन का सिलसिला शुरू किया है, दैट इज मॉनेटरी, पैसे को लेकर। पैसे को लेकर पहले तभी लोग डिप्रेशन में जाते थे अगर उनका बिजनेस टूटता था या गिरने लगता था, लेकिन आज के डेट में परेशानी कुछ ऐसी हो गई है कि मैक्सिमम लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने सुना था कि पटना सिटी में किसी शिक्षिका ने, किसी टीचर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूल्स बंद हैं। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में भी मैंने सुना, क्योंकि सारे काम बंद हैं। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लोग, अलग अलग तरह के लोग। इनफैक्ट एक न्यूज मैंने सुना कि एक IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर, उन्होंने गाड़ी में घर जाते समय सुसाइड कर लिया कि घर जाके कोरोना ना फैला दे वो ऑफिस से जाते समय, तो उन्होंने गाड़ी में ही सुसाइड कर लिया। तो ये इस तरह के जो केसेस कोरोना से रिलेटेड है, इनको हम कैसे टैकल करें? एग्जैक्टली देखो, कोरोना से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, दो तरह के प्रॉब्लम्स। एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, या जिनका जॉब है उनके सैलरी कट के आ रहे हैं, पैसे की कमी हो गई। और हम लोगों ने अपनी आदत बना रखी है कि नहीं, जितना मिलता है उससे ज्यादा खर्च करना है ना। तो वो वहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को कि उसको कैसे फेस करें हम लोग। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारे यहाँ पता चलता है किसी को कोविड-19 है या वो पॉजिटिव हुआ, उसको लगता है कि मेरी जान गई। और हमारे अगल बगल वाले एग्जैक्टली जैसे डिप्रेशन का केस होता है ना, वैसे ही आजकल देख रहे हैं। अगर किसी से तुम पूछ दो आप कोविड पॉजिटिव हो, उसको इतना बुरा लगता है जैसे हम लोगों ने बहुत मतलब गलत बात बोल दिया उनके विषय में, जबकि ये भी क्या है, एक सिंपल फ्लू है, कुछ वैसा मीन्स बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको अगर सिंपली फ्लू के रूप में, जैसे स्पेनिश फ्लू भी आया था तो मोर देन 50 मिलियन पीपल जो हुए थे वो डाई हुए थे उस टाइम में और अफेक्टेड हुए थे। लेकिन उसी तरह से हम लोग माने उससे तो ये बहुत कम है, और उससे बहुत मतलब अभी क्या है कि वैक्सीन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लिए ना कि जहाँ एम्बुलेंस जाता है, हम लोग बोलते हैं वहां कोविड पेशेंट पकड़ा गया, मिला। ये हम लोग के लैंग्वेज है, हम लोग बोलते हैं मिला, पकड़ा गया, पाया गया। अरे पाया गया मिला क्या, पेशेंट है ना, उनको ट्रीट करेंगे। जो लोग अभी जो गवर्नमेंट का ये, इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगी गवर्नमेंट को। पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलाइज कर देता थे, हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करते थे, आइसोलेट करते थे, वो एक तरह से खराब हुआ। उसके हालांकि हमारे यहाँ जगह नहीं है, हम लोग होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी फैमिली होती है बहुत, मतलब एक एटलीस्ट रूम जो होता है उसके साथ एक ही वॉशरूम या दो होता है मैक्सिमम। तो इंडिया में कॉन्सेप्ट बहुत कम है होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन होने में बहुत दिक्कत है हम लोगों को। बट अभी जो हो गया कि बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन होंगे, आइसोलेट होंगे, उससे बहुत सारे लोगों का मेंटल सेटअप जो हुआ है वो चेंज हुआ है। कोविड के प्रति जो उन लोग का एस्पेक्ट था या कोविड के लिए जो उन लोग का व्यू था वो बदला है। तो एक तो ये चीज है।
कि हम लोगों को ये सोचना ये सिंपल बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी, बहुत ज्यादा काढ़ा भी पीने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसे फ्लू होता है, सिर्फ हम लोग को वॉच करने की जरूरत, अवेयरनेस की कमी है हम लोगों में। दूसरा चीज इकोनॉमी की जहाँ पे बात है कि जितने लोगों का नौकरी छूटा, नेचुरली वो डिप्रेस्ड होंगे, उन लोगों का बहुत सारा, फिर उनके लिए हम लोगों का भी फर्ज बनता है या गवर्नमेंट को भी बनता है कि कुछ अलग अलग तरह के कोर्सेज या कुछ अलग तरह के जॉब की फैसिलिटीज, या जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है उसको सस्ता करना जिससे कि वो उनको अवेल करा पाए, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि नौकरी तो फिर, या फिर उनको नौकरी अवेलेबल कराएं हम लोग। क्योंकि इसके बाद जैसे ही कोविड खत्म होगा, अभी तो हम लोग मतलब घर में रह रहे हैं, पता नहीं चल रहा, खत्म होगा उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे, उस कंडीशन में कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोग को पूरी फैमिली को मिल के कोप अप करना है, चलो ठीक है इसी में काम चला लेंगे, एक ही टीवी में टीवी देख लेंगे, हर रूम में टीवी नहीं चाहिए, हर रूम में मोबाइल नहीं चाहिए, हर इस तरह का कुछ लेके आना होगा। सर बिल्कुल क्या मैम। आप, हाँ हाँ एक चीज तो जी है ही, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इस दिन ये जी सोच लेंगे कि जैसी स्थिति है हमारी उस तरह में कैसे जीना है। और एग्जैक्टली एक चीज मैंने बताया ना कि जिस स्थिति में है, क्योंकि एक चीज एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। और उस स्थिति में अब एक बात और स्पिरिचुअल एक चीज बताना चाहूंगा कि जी सर 84 लाख योनि में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, जिसमें एक मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। देवता भी तरसते हैं इस योनि में आने के लिए। तो पहले आप जिस चीज के लिए आप आत्महत्या कर लिए, डिप्रेस्ड हो गए, इसके तरफ ज्यादा सोचने के लिए तो काउंसलिंग देने की ये जरूरत है कि आप ये सोचिए कि इस मनुष्य योनि में तो हैं, और डिप्रेस्ड होकर के आत्महत्या करके अगर हम इस योनि को ही बर्बाद कर दिए तो नेक्स्ट बार कौन जानता है किस योनि में आप जाएंगे। फिर 84 लाख योनि में घूमते घूमते तो आप इस मनुष्य योनि में आए हैं, जिसमें कि आप सब कर्म कर रहे हैं, आप कर्म को परख रहे हैं, डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं। मच्छर कहाँ डिप्रेस्ड होता है? मच्छर या कोई जानवर वो डिप्रेस्ड हो गया, साहब पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर घास अच्छा इस बार नहीं हुआ, डिप्रेस्ड हो गया, ऐसा सुने हैं कहीं? सारा भोग योनि है। बत्ती जल रहा है और सारे कीट आ गए, तो जानते हैं कि जल कर मर जाएंगे, फिर भी उस पर उड़ रहे हैं, मर गए। मच्छर आपके शरीर पर बैठा, जानता है कि मारेगा, मर भी जाएंगे, फिर भी आपके आंख के सामने बैठता है, 2 बार 3 बार, चौथे बार मार देते हैं, मर भी जाता है। लेकिन मनुष्य ही है जो हर तरफ सोच सकता है, ये पैसा नहीं होगा अब क्या होगा, अगर कमाई नहीं होगा इस तरह का होगा, इतना ज्यादा सोचने का शक्ति किसके पास है? मनुष्य के पास है। जबकि अभी सुधांशु जी ने कहा कि 4% सिर्फ हम यूज करते हैं, बाकी 96% जंक है, जंक डीएनए। सिर्फ 4% का यूज करते हैं, तब तो इतना दिमाग है, इतना दूर तक हम सोचते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो पहले हम ये सोचें कि अरे ये मनुष्य योनि में हम आए हैं, हमको तो देखिए सबसे ज्यादा डर यही लगता है कि भाई ये योनि जो हमारा सफल हो, इसी तरह से ज्यादा दिन जीना भी अगर चाहे तो सिर्फ इसलिए कि हम इस योनि में जो जो करना है कर ले, जितना योग साधना कर ले, जितना प्राणायाम करना है योग साधना कर ले, कुछ बना ले, जिससे कि ऐसा भी बना लें कि नेक्स्ट जब जन्म हो तो फिर मनुष्य योनि में आवे, ऐसा कुछ कर्म करना। ऐसा नहीं कि हम ये सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? अगर आप बहुत आपका सब कुछ खत्म हो गया, ये जो हमने पहले भी बताया है, तो बाद में पैसा नहीं होगा, क्या होगा? हालांकि आपने देखा कोविड में भी बहुत ऐसे भी लोग हैं, हमारे ही क्लाइंट्स है, बहुत लोग ऐसे हैं जो खूब मजे मार रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आज तक तो इतना आनंद कभी आया ही नहीं था, हमको तो लगता है ऐसा ही रहे। और बहुत लोग रो भी रहे हैं। बहुत सारे नए नए चीज आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। हो सकता है कि खराब नहीं हो और अच्छा हो, लेकिन आप ही चले जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, तो आने वाले दिन को तो आप भूल रहे हैं। गवर्नमेंट तो बार बार टीवी में भी आ रहा है कि आने वाला दिन, अभी सुधीर चौधरी का हम देखते हैं डीएनए, वो उसमें बताते हैं कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला है, चेंज होने वाला है, पेपर्स में भी आता है। तो हम उसकी तरफ अगर हम देखें तो इस शरीर को आप बताइए, अगर बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, ऐसी स्थिति है, तो भाई उन लोगों से कहा जाए जो है कि भाई अब तो आप तो सब बर्बाद हो चुके, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एक आंख निकाल कर दे दो हमको, एक दांत निकाल कर दे दो, इसका कोई वैल्यू नहीं, आपके पास तो कुछ है नहीं। आपके पास तो इतना वैल्यूड, आपके 2 आंखें हैं,
जो भगवान ने बना कर दिया है, 2 हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, मुंह है, इसमें 32 दांत हैं, ये सारे जो एक एक ऑर्गन का वैल्यू लगाइए ना, आपका कितना वैल्यू है। एक आदमी का अगर एक आंख नहीं है, वो तुलना कर लेगा आसानी से कि कितना वैल्यू है आंख का। कोई अगर सूरदास है, दोनों आंख नहीं है, उससे पूछिए कि आंख का कितना वैल्यू है। तो जब आपके पास ये सारा चीज है, आप क्या लेकर आए थे? जब इस दुनिया में आए थे क्या लेकर आए थे, और जाते समय क्या लेकर जाएंगे? सिकंदर क्या लेकर गया? तो अगर यहीं आकर कमाए, यहीं छूट जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कि ऐसा स्थिति आ भी गया, तो इस तरह की शिक्षा देनी लोगों को जरूरी है कि जो सामने जो स्थिति है, अपने आप को आप मजबूत बनाइए और आप ध्यान रखिए कि ये समय को बिताना है जो सामने आया है, उसको कैसे किसी तरह पार करना है, आगे भविष्य उज्जवल है। ये आप सोचिए कि आगे भविष्य उज्जवल है, सामने किस तरह से हमें पार करना है, इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। और ये चीज एक ध्यान में रखिए, ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये शरीर मिला है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर को आप बचाइए। शरीर खत्म कर दीजिएगा तो फिर उसके बाद आप पछताइएगा। जो आत्महत्या के बाद हमने कहा ना, उसके बाद पछताइएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा हुआ है कि पति ने आत्महत्या कर लिया, पत्नी के सामने आकर कह रहा अब हम क्या करें, तो अब क्या करेगी? इधर उधर दौड़ रही है, जा रही है, तो बोले कब तू आत्महत्या कर लिया, उसका शरीर तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही इस शरीर से बाहर हुआ, उसका कर्म योनि खत्म हो गया। अब तो एकदम कुछ भी करने के लायक नहीं रहा, रोने के सिवा कुछ नहीं रहा, रो भी नहीं सकता, उस इमोशन को भी आप दिखा नहीं सकते, वो भी इस शरीर से ही दिखा सकते हैं। जितने भी आपके इमोशंस हैं, वो भी इसी शरीर में आप दिखला सकते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, किसी काम के नहीं रहेंगे। ये शिक्षा देना सबको जरूरी है। ये आप ध्यान रखिए कि इस शरीर को बचा कर रखिए, बहुत बहुमूल्य है यह शरीर। और जो हमने प्रेम करने की बात कही शरीर को, 2-3 बातें अभी फिर जैसा सुधांशु जी बोलेंगे तो मैं और 2-3 जो शिक्षा जो देना है, हमको शिक्षा देना क्या है, मतलब जो सहयोग देना है लोगों को, वो मैं बताऊंगा। वैसे तो एक एक चीज के लिए बहुत बड़ा डिस्कशन और बताने की बात है, और हम लोगों का जो आज डिस्कशन है बहुत कम समय में सारा डिस्कशन जो रखा गया है, तो इस शॉर्टकट जो बात करनी है उसमें मैं और बताऊंगा। तो पहले अभी सुधांशु जी बताएं अभी क्या आप जानना चाहेंगे। और बिल्कुल सर, आपके बात से एक चीज और हमको ध्यान आया, जैसे अभी क्या है, सर ने सही कहा कि सारे सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे हम लोग बिजनेस में भी पढ़ते हैं, अभी के सिचुएशन में जो सैनिटाइजर वाले हैं, मास्क वाले हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है एकाएक सर, बहुत सारा। तो उसको हम लोग अवेल, हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं कि अगर कहीं थ्रेट आ रहा है तो किसी चीज के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। हम लोग का थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं तो करेंगे तो कोप अप कर लेंगे, इस डिप्रेशन से भी निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। बिल्कुल मैम। और सर आपने जो ये बात कही कर्म योग के बारे में, ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने भागवत गीता में भी पढ़ा है एक संख्या योग, संन्यास योग, कर्म योग, और इसमें जो सबसे ऊपर बताया गया है वो कर्म योग को बताया गया है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, आप अगर सन्यासी हो जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कोई कर्म योग करे। और जो काम कर रहा है, अगर आप टीचर हैं तो आप बिल्कुल दिल से, बिल्कुल इमोशंस के साथ पढ़ाएं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो बिल्कुल दिल से, इमोशंस के साथ अपना प्रोफेशन कैरी ऑन करें। तो कर्म योग का एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है भागवत गीता में भी। तो ये बिल्कुल लोगों को समझना चाहिए, और खासकर जो लोग अच्छे कंडीशन में हैं और उनके सामने कोई डिप्रेस्ड है, तो उसको ये समझाना चाहिए कि उनके कर्म करने से क्या फायदे होंगे, हर किसी को, सिर्फ उनको नहीं, हर किसी को। इसी के साथ हम अब अपने सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने कहा क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी तक हमने क्योर्स के बारे में काफी सारे बातें की, कुछ हद तक प्रिवेंशन के बारे में, बट अब मैं एक लास्ट सजेशन अपने दोनों ही गेस्ट से लेना चाहूंगा कि क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि डिप्रेशन को आने ना दे। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, फूडिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, हजार तरह की चीजें हैं। तो बेसिकली लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिसमें हर चीजें कवर होती हैं, कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए कि हमें डिप्रेशन हमारे तक आ ना सके।
ओवर टू यू कल्पना मैम। थैंक यू सुधांशु। हाँ, डिप्रेशन बिल्कुल उसको रोका जा सकता है, ओवरकम। देखो ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ये भी नेचुरल फिनोमेना है कि जब कभी कोई चीज़ बुरी लगती है या कुछ नहीं होता जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बट हाँ, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर शुरू से हम लोग अपने लाइफस्टाइल में अगर हेल्दी फूड्स को लेके आए, या हम लोग एक्सरसाइज को लेके आए, सर ने जैसा कहा कि योगा को लेके आए, पॉजिटिव लोगों से मिले, जो नेगेटिव लोग हैं उनकी नेगेटिविटी को हम लोग नहीं ले, उनको बस सुने और बस सुन ले, उससे आगे कुछ हम लोग ये ना करें, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे, उनके बातों को दिल से नहीं लगाए और उनको सोचे कि नहीं नहीं बस ये तो ऐसे ही बोल के जाते हैं, उस तरह से अगर जिए और आइसोलेशन नहीं हो। आइसोलेशन जो आज का ट्रेंड है अभी का, वो चीज नहीं। सर ने जो बोला कि डाइनिंग टेबल बना है कि एक साथ खाने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उस चीज को हम लोग अपने ऊपर अगर लेके आए, डेली कुछ ना कुछ मैटर, कुछ ना कुछ कंटेंट को डिस्कस करें, या अपने लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम को, या किसी एक बंदे को जिसको हम लोग बहुत ज्यादा मानते हो या जिनके ऊपर हमारा बिलीव हो, उनसे हम लोग डिस्कस करें। एटलीस्ट डिस्कस करने के बाद हमारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो हेल्दी लाइफ, हेल्दी फूड है, एक्सरसाइज, ये सब कुछ है जिसके कारण हम लोग जो करके हम लोग बच सकते हैं इस चीज से। यस सर। बिल्कुल मैम। सर प्लीज। इसमें कुछ चीज तो मैं अलग से जो बताना चाह रहा था, जो कि जो सुधांशु जी ने बोला कि क्या हमारा शैली होना चाहिए रहन सहन का, उसमें कुछ बातें तो शैली तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता था। एक चीज मैंने कहा था गिल्ट की फीलिंग, जो वो चीज जो चूंकि इससे रिलेटेड है वो भी एक है। गिल्ट की फीलिंग जो होती है कि हम कोई चीज बहुत गलत हो गया, तो उसका मानने हमारे स्पिरिचुअल ये में होता है कि बहुत ज्यादा अगर आप सोचते हैं कि हमसे गलत हो गई, कैसे ठीक होगा, गिल्ट की फीलिंग करते हैं, तो उसका वो जो बोला जाता है ना कि मशीन लैंग्वेज क्या है और हम मुंह से क्या बोलते हैं, तो वो जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि बार बार उस गिल्ट की फीलिंग में एकदम डूब गए कि बहुत हम गिल्टी हैं। उसका मानने होता है कि अननोइंगली हम उसकी सजा मांग रहे हैं, हमको कोई सजा दो उसकी, क्योंकि मैंने गलत किया है। क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान को बोलता है कि भगवान दोषी है, भगवान ऐसा कर दिया, क्या भगवान कर दिया, लेकिन भगवान दोषी नहीं है, हम उसको दोषी हैं, क्योंकि हम उसकी फीलिंग को, कहा जाता है भगवान तो माफ भी कर देगा, तुम माफ कर पाओगे तब ना, तो हम खुद ही नहीं माफ करते हैं अपने आप। तो एक ये चीज, चूंकि ये हमको सजेशन देना था लोगों को कि ये गिल्ट की फीलिंग मैंने पहले जो बोला था उसके बारे में, ये फीलिंग ना करें। यही सोचें, उस लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब हमने कोई भी गलत कर दिया और फिर खुश हो जाए, आप यही बताना चाह रहे हैं। तो नहीं, जो गिल्ट आपने किया उसमें ये होता है, ये तो जरूर हुआ कि ऐसा ना हो, आपके दिमाग में आया कि गलती किए थे, ऐसा फिर नहीं करें। और आप ये गिल्ट दोबारा, जैसे उस कॉन्शियसनेस में जिस समय मैंने ये गलती की थी उस समय हमारी कॉन्शियसनेस वही थी, उस समय हमसे वो गलती हो गई, लेकिन आज मेरी कॉन्शियसनेस जब उठी और हमने जाना कि नहीं साहब वो गलत मैंने कर दिया था, तो हम ये सोचें कि साहब ये गलत हो गया था, अब हमने गलत नहीं करेंगे, अब हम सही करेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। नहीं तो उसमें डूबने से तो यही होगा कि आप फिर उसकी सजा मांग रहे हैं, फिर अगले जन्म में या फिर कभी 10 साल 20 साल के बाद किसी अलग तरह से आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा, तो आप बोलेंगे कि भगवान ये क्या कर दिया, मैंने क्या किया था, कैसे किया था, 15 साल पहले तुम्ही ने तो एक क्रिएट किया था कि हमको सजा चाहिए, गिल्ट किए हैं, सजा चाहिए, तो दूसरे साइड से मिल गया। आज समय नहीं है, नहीं तो कहानी इसमें मैं बताता कि ये किस तरह से, ये कैसे, ये एग्जाम्पल भी मैं बताता, लेकिन शॉर्टकट यही जानिए कि ये गिल्ट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि डिटैचमेंट, हम जितना भी चीज से जो भी हम कर रहे हैं उसमें अटैच नहीं हो। पैसा कमाते हैं, अटैचमेंट नहीं होता है, कोई डेथ कर गया, पत्नी डेथ कर गई, बच्चा डेथ कर गया, वो डिप्रेस्ड हो गया, एकदम अब जी नहीं सकते हैं, उसके बिना कैसे जिएंगे। तो आप अटैचमेंट इतना ज्यादा आप उससे कर लेते हैं, इसलिए आपको स्पिरिचुअल जरूरी है, आपको अध्यात्म जरूरी है कि आप
जिसके अंश हैं आप, उससे अटैचमेंट रखिए वहां, और यहाँ जो कुछ भी संसार में है सब खुशी कीजिए, सब आनंद कीजिए। ये भी नहीं है कि उससे अलग हो जाइए, हम नहीं कह रहे कि जंगल में चले जाइए, पत्नी से प्रेम नहीं कीजिए, बच्चों से प्रेम नहीं कीजिए, लेकिन आपको मेन चीज ये करना है कि डिटैचमेंट होना चाहिए। उसके पीछे पागल नहीं होना है कि हमारा 10,000 रुपया चोरी हो गया तो अब भाई तो मेरा 10,000 चला गया, अब तो मेरा लाइफ खत्म हो गया। तो डिटैचमेंट एक होना जरूरी है। तीसरी चीज है कि अपने शरीर को एक 3 मंत्र है। एक है फॉरगिव योरसेल्फ, मैंने अपने आप को माफ करना, अपने आप को कोई गलती अगर हो रही है तो अपने आप को माफ करें, और दूसरा कोई गलती हो गया तो उसको भी माफ करें। मतलब उसके पास जाकर माफी मांगना कि उससे झगड़ा हुआ है, जाकर उसके पैर में गिरने गए और वो पूरा अच्छा से आपकी पिटाई कर दे, वो नहीं। आंतरिक मन से, अपने आंतरिक मन से उसको माफ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ कर दीजिए, उसको भी माफ कीजिए और उससे माफी मांग लीजिए। ये जरूरी है। एक्सेप्ट एवरीबडी, जिस तरह से जो लोग है उस रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अपने आप को, खुद को प्रेम करना। जब तक कहा जाता है कि सबको प्रेम कीजिए, लेकिन सबको प्रेम कौन कर सकता है? जो अपने आप से प्रेम नहीं करता होगा और दूसरे से प्रेम कैसे करेगा? तो पहले अपने आप को प्रेम कीजिए। जब अपने आप को प्रेम कीजिएगा तो ये हो गया कि आप आत्महत्या, कोई चीज दूसरी बात नहीं आएगी जब अपने आप को आप प्रेम कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने आप को प्रेम करना है, उसके बाद दूसरे से प्रेम करने की बात। जब अपने से प्रेम कीजिएगा तो तभी आप दूसरे से भी आप प्रेम कर सकते हैं। एक ये चीज बताना चाहता था, और दूसरी आत्महत्या के बारे में जो मैंने कहा वो तो बता ही दिया। और ये जो है क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए, तो सुबह का समय जो होता है, कहा जाता है चांद और जो भी ग्रह नक्षत्र का जो ये है, जिस ये में हम लोग रहते हैं, उसका जो भी आकर्षण विकर्षण के कारण जो होता है, उसके अनुसार बताया गया कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में जगना सबसे अच्छा होता है। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज जो होता है, तो 3 से 5 के बीच में जगना जरूरी होता है। उस समय जब आप जगे, उस समय जो भी आप अपना एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं वो योगा आप करें, और योगा करने के बाद जो मेडिटेशन करें, जो जितना जिस तरह से कर सकता है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आंख बंद करके मेडिटेट करना। जो कहीं कोई गुरु नहीं है, कोई उनको बताया नहीं है कैसे मेडिटेशन करना है, तो कम से कम आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करके आप कंसंट्रेट होकर के मेडिटेट तो कर सकते हैं। और उसके बाद दिन का काम, जो आपका वर्क है, सकाम कर्म जो है, दिन का जो वर्क है, पूरी तरह से दिलो जान से अच्छी तरह से ईमानदारी से काम को करें। और शाम का समय फिर शांति कर्म, अपने अपने घर में बंद नहीं हो गए, एक जगह सब लोग जुटे, वो सत्संग करें आपस में, मतलब आपस में बातचीत व्यवहार, और हमेशा खुश रहें। खुश रहना बहुत जरूरी है। हमारा जो हाड़ मांस का शरीर जो है, वो अब तो साइंस ज्यादा जो लोग जानते हैं, तो कहा जाता है कितने ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं शरीर। और जब भी हम हंसते हैं, जब भी हम खिलखिला कर हंसते हैं, तो सारे सेल्स हंसते हैं, सारे सेल्स मुस्कुराते हैं। और जिस समय हम दुखी होते हैं तो सारे सेल्स सिकुड़ जाते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, सारे सेल्स सिकुड़ जाते हैं। उस समय आप फील कीजिएगा कि जैसे ही आप एकदम दुखी हो जाइए, आप अपने से कभी ट्राई कीजिए, एकदम ट्राई करने के लिए एक बार एकदम दुखी हो जाइए कि हम बहुत दुखी हैं, कोई भी सोच करके, और उसका देखिए कैसा फील होता है। क्योंकि सारा सेल सिकुड़ गया, सारे सेल सिकुड़ गए। और फिर आप खूब अच्छी तरह से खुलकर हंसिए, लोगों से खुलकर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसिए। उसके बाद देखिए तुरंत ताजगी किस तरह से आता है, सारे सेल्स खुल जाते हैं, सारे सेल्स हंसते हैं। तो ये जरूरी है कि दुखित होने से ज्यादा जरूरी है कि पूरे लाइफ में हम बहाना निकाले हंसने का, खुश होने का बहाना निकालें, कोई ना कोई बहाना निकाल कर हम खुश हो, हंसे। और दुख किसी भी तरह से कोशिश करें कि दुख से दूर रहें, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी है। हमें पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना है, हमें खुशी की तरफ जाना है। जो भी काम करते हैं हमको खुशी चाहिए, तो फिर खुशी ही हमको लेना है, तो दुख क्यों करें? दुख साइड जाए ही नहीं। जैसे जैसे उधर आगे बढ़ते हैं तभी ये डिप्रेशन तो बाद में आता है।
तो हम अपने लाइफ स्टाइल को जब अपना सुधारेंगे तो अब ये डिप्रेशन और या ये कोई भी चीज नहीं आएगा हमारे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो लोग बहुत मतलब करीब हो या जिस काम में खुशी मिलती हो वो करे, ताकि वो हंसे मुस्कुराए, सेल्स ओपन हो। नहीं सर? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सर। और आज की चीज़ों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और खासकर मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया उसका अकॉम्प्लिशमेंट नहीं, बट आपके पास जो बॉडी है उसका अकॉम्प्लिशमेंट। तो सबसे पहले तो जो बेस है उसको रेडी करना होता है। कभी भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई इमारत बनाई जाती है, तो पहले पाइलिंग होती है ज़मीन में। तो उसी प्रकार से आप कभी भी किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, किसी प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं, किसी काम की तरफ बढ़ते हैं, तो जो आपने ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ के लिए बनाया है, जिसे हम सक्सेस वर्ड देते हैं, आई डोंट बिलीव इट इज सक्सेस, बट उसे हम सक्सेस वर्ड देते हैं, तो उस चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आपका शरीर। आपके बिल्डिंग की पाइलिंग यही है, और ये पिलर अगर आपका गड़बड़ा गया, आपकी मानसिक स्थिति अगर गड़बड़ा गई, आप परेशान हो गए, तो आपकी बिल्डिंग भी गिर जाएगी। तो अगर आपको अपनी बिल्डिंग संभालनी है तो पहले पाइलिंग को मजबूत कर लें। और जहां तक बात रही हमारी डिप्रेशन की, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे अपने आप को साधें, बाय मेडिटेशन, बाय थिंकिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग, एवरीवन इज हिमसेल्फ अ टाइप ऑफ साइकेट्रिस्ट, यू कैन से। हर कोई अपने परिवार वालों के लिए इमोशनली उन्हें हेल्प कर सकता है। E इज इक्वल टू mc², एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, एंड आई कैन से दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ इमोशंस, बिकॉज इमोशंस इमिट्स एनर्जी। आप जिस इमोशंस के साथ बात करते हैं उस तरह की एनर्जी को आप प्रोड्यूस करते हैं। जिस इमोशन से आप बात करते हैं उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एटम में। सो एवरीथिंग इज साइंस। और इस साइंस में सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर आपका इमोशंस बहुत अच्छा होगा, आप किसी से बहुत प्यार से बात करेंगे, हंसी खुशी के साथ बात करेंगे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे जो कि हो सकता है सामने वाले के लिए बहुत हेल्पफुल हो। एंड विश यू all safe and a happy life. Thank you, Kalpana ma'am, for this wonderful session. थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली, स्पेशली नमः शिवाय सर, स्पेशली अबाउट मीन्स आत्महत्या। मुझे जो नॉलेज मिला इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत गलत डायरेक्शन में सोचती थी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू। एंड थैंक यू सर। बहुत कुछ जानने को मिला हमें आज रिलेटिंग टू स्पिरिचुअलिटी, जो कि रेगुलर लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत जरूरी है, और इस चीज को हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक व्यूअर्स देखें और इसे अपने लाइफ में इसे उतारें। तो हमें उम्मीद है कि डिप्रेशन और आत्महत्या इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड व्यूअर्स, एंड फिर से मिलेंगे हम द सुधांशु कुमार शो में, और कुछ नया लेके आऊंगा आपके लिए, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ अलग तरह के टॉपिक्स, कुछ अलग तरह के डिस्कशंस जो कि हमारे लाइफ को और हमारी थिंकिंग को भी और एम्पावर करें। नमस्ते।